अपनी अपनी सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती हैं। किसी भी समाज के लोगों के विचार ही ये तय करते हैं कि वो समाज कैसा होगा, कितना संपन्न होगा और कितना उन्नत होगा। किरण चाहे सूर्य की हो या फिर आशा की, जीवन के सभी अंधकार मिटा ही देती है। आज का विचार ही कल के चरित्र का निर्माण का कारण भी होता है। अगर आपके विचार उन्नत और प्रगतिशील हैं तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। हेलो इंडिया, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। हेलो इंडिया, मैं हूं अमृता चौरसिया। और सबसे पहले हर रोज की तरह हम आपको बताएंगे कि हेलो इंडिया में आज के हाइलाइट्स क्या हैं। हेलो इंडिया में नजर डालेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर घर जल उत्सव सहित देश और राज्यों की खबरों पर। साथ ही नजर डालेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के समर्थन सहित दुनिया की प्रमुख सुर्खियों पर। और पलटेंगे इतिहास के पन्नों को, जानेंगे आज के दिन से जुड़ा इतिहास। तो जुड़े रहिए अगले आधे घंटे हमारे साथ। हेलो इंडिया में शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल पहुंचाने के अभियान को एक बड़ी सफलता करार दिया है। उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार देश बनाने के प्रयासों के तहत वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों का लगातार समाधान कर रही है। जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल पहुंचाने वाला गोवा देश का पहला राज्य भी बन गया है। इस अवसर पर आयोजित हर घर जल उत्सव कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार बनाने के लिए उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती जितनी कड़ी मेहनत देश बनाने के लिए करनी पड़ती है। प्रधानमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि जल जीवन अभियान सिर्फ सरकारी स्कीम नहीं है, बल्कि ये समुदाय द्वारा समुदाय के लिए चलाई जा रही योजना है। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन की सफलता की वजह उसके 4 मजबूत स्तंभ हैं। कैच द रेन हो, अटल भूजल योजना हो, देश के हर जिले में 75 अमृत सरोवरों का निर्माण हो, नदियों को जोड़ना हो, या फिर जल जीवन मिशन, इन सबका लक्ष्य है देश के जन जन को जल सुरक्षा। 2 दिवसीय मणिपुर दौरे पर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैन्य बलों से मुलाकात की और असम राइफल्स की भूमिका की सराहना की। असम राइफल्स और सेना की 97वीं माउंटेन डिवीजन के जवानों को संबोधित करते हुए उन्होंने अपना अनुभव साझा किया। उन्होंने कहा कि असम राइफल्स कई लोगों को मुख्य धारा में लाने में अहम भूमिका निभाता है और इसे पूर्वोत्तर का प्रहरी कहना उचित है। रक्षा मंत्री ने रेड शील्ड डिवीजन की स्थापना के बाद से ही 1971 के युद्ध, श्रीलंका में भारतीय शांति सेना की भूमिका और वर्तमान भूमिका में इसके योगदान की सराहना की। असम राइफल्स के महानिरीक्षक के मुख्यालय के दौरे के समय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे भी रक्षा मंत्री के साथ थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में संसदीय प्रतिनिधिमंडल कनाडा के हैलीफैक्स में 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भाग लेगा। इस सम्मेलन आज से शुरू होकर 26 अगस्त तक चलेगा। सम्मेलन में देश के राज्य विधान मंडलों के 23 पीठासीन अधिकारी और 16 सचिव भी शामिल होंगे। इस दौरान विभिन्न विषयों पर 8 कार्यशालाएं आयोजित की जाएगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इस दौरान अन्य राष्ट्रमंडल देशों के समकक्षों के साथ भी बातचीत करेंगे। ओम बिरला व्यापारिक समुदाय और प्रवासी भारतीयों के साथ भी बातचीत करने वाले हैं। सीबीआई ने दिल्ली आबकारी नीति के मामले में एक प्राथमिकी दर्ज करने के बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आईएएस अधिकारी आरव गोपी कृष्ण के परिसर समेत दिल्ली एनसीआर में 21 स्थानों पर छापा मारा। छापेमारी के दौरान सीबीआई के दल को 21 स्थान पर वो पहुंचे जिसमें मनीष सिसोदिया और एजीएमयूटी काडर के 2012 बैच के आईएएस अधिकारी और पूर्व आबकारी आयुक्त आरव गोपी कृष्ण सहित 4 लोक सेवकों के परिसर शामिल हैं। उपराज्यपाल
वीके सक्सेना ने आबकारी नीति 2021-22 के क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं की सीबीआई से जांच कराने की सिफारिश की थी। देश भर के लिए एक अच्छी खबर। देश में 2021 और 22 में 31 करोड़ 50 लाख टन से अधिक अनाज उत्पादन का अनुमान है। ये 2020-21 की तुलना में 49 लाख 80 हजार टन ज्यादा होगा। कृषि मंत्रालय ने वर्ष 2021-22 के लिए प्रमुख कृषि फसलों के उत्पादन का चौथा अग्रिम अनुमान जारी किया है। धान, मक्का, चना, दलहन, राई, तिलहन और अन्य जो है अनाज का रिकॉर्ड उत्पादन होने का अनुमान जताया गया है। 2021-22 के दौरान पिछले 5 वर्ष के औसत की तुलना में 2 करोड़ 50 लाख टन अधिक उत्पादन होने की संभावना है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि केंद्र सरकार की किसान अनुकूल नीतियों के कारण रिकॉर्ड उत्पादन होने का अनुमान है। इसमें किसानों की कड़ी मेहनत और वैज्ञानिकों की लगन का भी समान रूप से योगदान है। उत्तरी त्रिपुरा के कंचनपुर अनुमंडल में भारत बांग्लादेश सीमा पर नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा के संदिग्ध उग्रवादियों के साथ हुई भीषण मुठभेड़ में सीमा सुरक्षा बल का एक जवान शहीद हो गया। अधिकारियों के मुताबिक बीएसएफ की एक टीम कंचनपुर अनुमंडल के सीमा 2 चौकी इलाके में एक अभियान पर थी, तभी बांग्लादेश की तरफ से गोलीबारी शुरू हो गई। राजधानी दिल्ली से आतंकी संगठनों लश्कर-ए-तैयबा और अल बद्र को हवाला के जरिए पैसे पहुंचाने के आरोप में 48 वर्षीय मोहम्मद यासीन को दिल्ली पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस और केंद्रीय एजेंसीज के संयुक्त अभियान के तहत गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की पूछताछ के दौरान यासीन ने खुलासा किया कि दक्षिण अफ्रीका के जरिए भारत में हवाला का पैसा पहुंचाता था, जिसे सूरत और मुंबई में एकत्रित किया जाता था। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि उच्च न्यायालयों को सजा बढ़ाने से पहले आरोपियों को नोटिस देना जरूरी है, ताकि उन्हें अपने बचाव का मौका मिल सके। न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा की पीठ ने राजस्थान उच्च न्यायालय के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें हत्या के एक मामले में अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। केरल में लगभग 2 महीने पहले SFI के विरोध प्रदर्शन जुलूस के दौरान महात्मा गांधी की तस्वीर को कथित तौर पर नुकसान पहुंचाने के मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के वायनाड कार्यालय के 2 कर्मचारियों समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और अब खबरें राज्यों से। मथुरा में कान्हा के जन्मोत्सव के बाद बांके बिहारी मंदिर में मंगला आरती के दौरान भक्तों की उमड़ी भीड़ के कारण दम घुटने से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इस दौरान और कुछ अन्य लोगों को भी तबीयत खराब होने के बाद अस्पताल पहुंचाया गया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा हिमाचल के सिरमौर में रैली करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते प्रदेश में मिशन रिपीट करना नड्डा के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। भाजपा आजादी के अमृत महोत्सव के तहत सरकार की विकासात्मक उपलब्धियों की प्रदर्शनियों के बहाने भीड़ एकत्रित कर सिरमौर से विधानसभा चुनाव की रणनीति तैयार करेगी। भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार सिरमौर आ रहे नड्डा आज सिरमौर से चुनावी माहौल बनाएंगे। राज्य में बिगड़ी कानून व्यवस्था, महिला अत्याचार, अवैध खनन, साधु संतों पर अत्याचार, मॉब लिंचिंग, हिंदुओं पर लगातार हो रहे अत्याचार, किसान कर्ज माफी जैसे मुद्दों को लेकर भाजपा आज जयपुर में कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने वाली है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया के नेतृत्व में भाजपा का जयपुर में आज सुबह 10 बजे से शहीद स्मारक से लेकर मुख्यमंत्री आवास तक विशाल प्रदर्शन होगा, जिसमें जयपुर शहर, जयपुर देहात उत्तर, जयपुर देहात दक्षिण और आसपास के जिलों के हजारों कार्यकर्ता शामिल होंगे। मुंबई में जन्माष्टमी पर शाम को दही हांडी प्रतियोगिता के दौरान मानव पिरामिड बनाने के दौरान कम से कम 111 गोविंदा घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें से 23 की हालत गंभीर बताई जा रही है। पशु तस्करी मामले में गिरफ्तार तृणमूल के बाहुबली नेता अनुव्रत मंडल की बोलपुर स्थित भोले
बम राइस मिल में सीबीआई की टीम ने छापेमारी की। यहां पर टीम को 5 महंगी कारें मिली। बताया ये भी जा रहा है कि इनमें से एक कार पर बंगाल सरकार का स्टिकर भी लगा हुआ है। छापेमारी में कई अहम दस्तावेज भी मिले हैं। इस राइस मिल में अनुव्रत की दिवंगत पत्नी की हिस्सेदारी 50% और बेटी सुकन्या की हिस्सेदारी भी 50% है। महाराष्ट्र में मुंबई के पास रायगढ़ के तट पर बहते हुए AK-47 राइफलों सहित नौका के मामले में आतंकवाद रोधी दल ATS ने FIR दर्ज की है। गौरतलब है कि बृहस्पतिवार को मुंबई के पास रायगढ़ के तट पर बहते हुए आई थी और उसमें AK-47 राइफलें पाई गई। रायगढ़ तट से संदिग्ध नौका मिलने के मामले में महाराष्ट्र ATS ने अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। इसमें शस्त्र अधिनियम की धारा 7 और 25 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। राजस्थान के पाली जिले में शुक्रवार रात हुए एक सड़क हादसे में कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि इस हादसे में 20 से अधिक अन्य घायल हुए। हादसे के शिकार सभी लोग रामदेवरा से पाली लौट रहे थे। एक ट्रैक्टर ट्रॉली और ट्रेलर की आपस में टक्कर के चलते ये भीषण हादसा हुआ। ट्रैक्टर ट्रॉली में श्रद्धालु सवार थे। घायलों को करीबी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस हादसे पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख व्यक्त किया है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की है। असम सरकार ने राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की उम्र 70 साल कर दी है। असम के मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने का निर्णय राज्य सरकार ने शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में लिया। शैक्षिक और चिकित्सा सेवा के लिए अनुभवी डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेजों के संकाय सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष कर दी गई। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 अगले वर्ष जनवरी में इंदौर में आयोजित किया जाएगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्विटर पर कहा कि दूतावास, पासपोर्ट और वीजा प्रभाग के सचिव औसफ सईद और मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस ने प्रवासी भारतीय दिवस की मेजबानी के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उपस्थित रहे। जम्मू कश्मीर के कटरा में भारी बारिश के कारण रोकी गई वैष्णो देवी यात्रा फिर से शुरू हो गई है। भारी बारिश के कारण यात्रा को अस्थायी तौर पर रोकना पड़ा था। हिमाचल प्रदेश में आज सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। जिला प्रशासन ने भारी बारिश के अलर्ट के चलते ये निर्णय लिया है। बता दें कि अगले 24 घंटे के दौरान भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसी को देखते हुए प्रशासन ने स्कूल बंद रखने का फैसला किया है। हम बता दें कि कॉलेज और ITI पर ये आदेश लागू नहीं होंगे। ओडिशा सरकार ने कम दबाव वाले क्षेत्र के दबाव वाले क्षेत्र में तब्दील होने के कारण राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश होने के मद्देनजर तटीय जिलों के लिए हाई अलर्ट जारी किया है। महानदी बेसिन क्षेत्र में फिर बारिश होने से पहले ही बाढ़ की मार झेल रहे क्षेत्रों में स्थिति और खराब हो गई है। बालासोर, भद्रक और मयूरभंज जिलों के कुछ हिस्सों में अत्यधिक भारी बारिश का पूर्वानुमान मिलने के बाद रेड अलर्ट जारी किया गया। बारिश के कारण नदियों में पानी बढ़ सकता है। संवेदनशील पहाड़ी इलाकों में बाढ़ आने, मिट्टी धंसने और भूस्खलन होने की आशंका है, जिससे कुछ अति संवेदनशील सड़कों और मकानों को नुकसान पहुंच सकता है। केंद्रापड़ा, जगदीशसिंहपुर, कटक, ढेंकनाल और अंगुल समेत 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। बंगाल की खाड़ी और बांग्लादेश के तट पर बने कम दबाव के एक नए क्षेत्र के चलते राजस्थान के कई इलाकों में भारी बारिश का नया दौर शुरू हो सकता है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी और बांग्लादेश के तट पर एक और नया गहरा कम दबाव का क्षेत्र बन गया है। इसके अब और तीव्र होकर गहरे दबाव में बदलने और अगले 1 से 2 दिन में ओडिशा, झारखंड, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से होकर पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ने की प्रबल संभावना है। इसके असर से पूर्वी राजस्थान के कोटा, भरतपुर संभाग के जिलों में
20 अगस्त की रात से ही बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। और अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर दक्षिण अमेरिका में 3 देशों की 6 दिवसीय यात्रा करेंगे। दक्षिण अमेरिका की अपनी 6 दिवसीय यात्रा से पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई देशों के दूतों से मुलाकात की, जिसमें समग्र द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने पर ध्यान दिया गया। एस जयशंकर 22 से 27 अगस्त तक ब्राजील, पैराग्वे और अर्जेंटीना की आधिकारिक यात्रा करेंगे और विदेश मंत्री के रूप में ये दक्षिण अमेरिकी क्षेत्र की उनकी पहली यात्रा होगी। विदेश मंत्रालय के मुताबिक इस यात्रा का उद्देश्य महामारी के बाद के युग में सहयोग के नए क्षेत्र की खोज करना है। चीन ने विदेश मंत्री एस जयशंकर की इस टिप्पणी से सहमति जताई कि अगर भारत और चीन हाथ नहीं मिलाते हैं तो एशियाई सदी नहीं हो सकती, और इस बात पर जोर दिया कि दोनों पड़ोसी देशों के मतभेदों की तुलना में कहीं अधिक समान हित है। गुरुवार को बैंकॉक के प्रतिष्ठित चुलालोंगकोन विश्वविद्यालय में इंडिया पैसिफिक के भारत के दृष्टिकोण पर एक व्याख्यान के दौरान सवालों के जवाब में ये बातें कही गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार विक्रम मिश्री ने ताशकंद में शंघाई सहयोग संगठन के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों के एक सम्मेलन में हिस्सा लिया। बैठक में उन्होंने आतंकवाद और आतंकवाद के वित्त पोषण से निपटने के लिए एकजुट प्रयासों का आह्वान भी किया। अपने संबोधन में मिश्री ने अफगानिस्तान के लोगों को भारत की मानवीय सहायता पर भी जोर दिया। चीन की सेना की पूर्वी थिएटर कमान के युद्धाभ्यास के नाम पर ताइवान को चारों तरफ से घेर रखा है। लगातार आक्रामक हरकतों की वजह से ताइवान खाड़ी में तनाव चरम पर है। ताइवान ने बताया है कि 6 चीनी नौसैनिक जहाज और 51 लड़ाकू विमानों ने उसकी सीमा का उल्लंघन किया। इससे पहले 7 अगस्त को ताइवान की सीमा में चीन के 14 युद्धपोत और 66 विमानों के दाखिल होने से हालत बेहद नाजुक हो गए थे। ताइवान के सुरक्षा बल बेहद संयम के साथ स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। चीन की आक्रामकता को देखते हुए ताइवान ने भी अपनी रक्षा और हमले का अभ्यास शुरू कर दिया है। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण की शुरुआत के बाद से ट्रेजरी विभाग का एक शीर्ष अधिकारी अगले हफ्ते भारत की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा करने के लिए तैयार है। फरवरी के अंत में शुरू हुए आक्रमण पर भारत के तटस्थ रुख पर तनाव के बीच अमेरिका चाहता है कि बैठकें दक्षिण एशियाई राष्ट्र के साथ संबंधों को गहरा करने पर ध्यान केंद्रित करें। ट्रेजरी के उप सचिव वैली ओडेमो उन बैठकों के लिए मुंबई और नई दिल्ली की यात्रा करेंगे, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यालय, वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय शामिल रहेंगे। रूस यूक्रेन के बीच संघर्ष को करीब 6 महीने हो गए। वहीं अमेरिका लगातार यूक्रेन को हथियारों के जरिए सहायता पहुंचा रहा है। इसी कड़ी में अमेरिकी रक्षा विभाग ने यह घोषणा की है कि वो यूक्रेन को हिमारस मिसाइलें, तोपखाने और खदान समाशोधन प्रणालियों सहित अतिरिक्त सैन्य सहायता के रूप में 77.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर प्रदान करेगा। इस सहायता पैकेज में अमेरिका यूक्रेन को 15 स्कैन ईगल ड्रोन देगा, जो यूक्रेन की आर्टिलरी को सैन्य परीक्षण में सहायता करेगा। इसके साथ ही 40 खदान प्रतिरोधी घात संरक्षित वाहन देगा, जो यूक्रेनियन को खनन क्षेत्रों से बाहर निकालने में मदद करेगा। सोमालिया के मोगादिशु में आतंकी समूह अल शबाब के बंदूकधारियों ने एक होटल पर हमला कर दिया। इस हमले में कुछ लोगों के मारे जाने की खबर है। हमला सोमालिया की राजधानी मोगादिशु के हयात होटल में हुआ। खबरों की माने तो अल शबाब के लड़ाकों ने सोमालिया की राजधानी मोगादिशु के हयात होटल पर गोलियों की बौछार की और विस्फोटों से हमला किया, जिसमें कुछ लोगों के हताहत होने की सूचना है। अल कायदा से जुड़े अल शबाब के लड़ाके जबरन होटल में घुसे और बेतरतीब ढंग से लोगों के बीच गोलीबारी शुरू कर दी। उत्तरी सीरिया में तुर्की समर्थित विपक्षी लड़ाकों के एक शहर में भीड़भाड़ वाले बाजार पर रॉकेट हमले होने की वजह से 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि दर्जनों घायल हो गए हैं।
स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर स्थित संग्रहालय ने भारतीय कलाकृतियों को लौटाने को लेकर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत भारत से चोरी की गई 7 कलाकृतियों को वापस लाया जाएगा। इस तरह का ब्रिटेन संग्रहालय का पहला कदम है। इन कलाकृतियों में एक 14वीं शताब्दी की इंडो फारसी तलवार के साथ कानपुर के एक मंदिर से ले जाया गया 11वीं शताब्दी का पत्थर का नक्काशीदार दरवाजे भी शामिल है। 19वीं शताब्दी के दौरान उत्तरी भारत के विभिन्न राज्यों के मंदिरों से 6 वस्तुओं को चुरा लिया गया था, जबकि 7वीं को मालिक से चोरी के बाद खरीदा गया था। सभी 7 कलाकृतियां ग्लासगो के संग्रहालय को उपहार में भी दी गई थी। यूरोपीय मेडिसिन एजेंसी ने शुक्रवार को अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा इस महीने की शुरुआत में की गई एक सिफारिश को जोर दिया। इसमें यह कहा गया है कि मंकी पॉक्स के टीके की एक छोटी खुराक अभी भी प्रभावी प्रतीत होती है और इसका उपयोग वर्तमान आपूर्ति को 5 गुना बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। म्यांमार के सैन्य प्रमुख ने कहा है कि जुंटा अपने तख्ता पलट से उत्पन्न संकट को समाप्त करने के लिए अपदस्थ नेता आंग सान सू की के साथ बातचीत के लिए तैयार था। उन्होंने ये बात तब कही जब एक जुंटा अदालत में उसके मुकदमे के निष्कर्ष पर पहुंचने की सुनवाई हो रही थी। यूक्रेन में करीब 6 महीने से जारी युद्ध को रोकने के मकसद से संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोआन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की। तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन ने कहा कि वो रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भी इस संबंध में चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि अधिकतर जिन भी मुद्दों पर चर्चा की गई उन पर क्रेमलिन की रजामंदी जरूरी है। रूस के यूक्रेन पर सैन्य कार्रवाई शुरू करने के बाद से अर्दोआन पहली बार यूक्रेन यात्रा पर पहुंचे और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस दूसरी बार। इस यात्रा से युद्ध रोकने के संबंध में समग्र शांति की नहीं तो कम से कम विशिष्ट मुद्दों पर कुछ सफलता मिलने की उम्मीद है। हालांकि अभी तक ऐसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा। नजर आज की गतिविधियों पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगे, जिसका नाम आत्मनिरीक्षण सशस्त्र बल न्यायाधिकरण है। पूर्व सैनिकों को तुरंत और सस्ता न्याय सुनिश्चित करने के लिए सशस्त्र बलों के सेवारत कर्मियों के अलावा उनके परिवार और युद्ध विधवाओं से जुड़े मामलों की देखरेख के साथ ही उनकी सुविधाओं और कामकाज से जुड़े मुद्दों पर विचार मंथन के लिए ये संगोष्ठी आयोजित की जा रही है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ईरान और संयुक्त अरब अमीरात की आधिकारिक यात्रा पर हैं। वो इस दौरान चाबहार, ईरान और शाहिद बेहेश्ती बंदरगाह का दौरा करेंगे। जेबेल अली पोर्ट सहित यूएई मंत्री स्तरीय यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों और समुद्री संबंधों को मजबूत करेगी। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर पुष्पांजलि अर्पित करने का कार्यक्रम आज सुबह 10:30 बजे संसद भवन के सेंट्रल हॉल में आयोजित किया गया है। इस अवसर पर गणमान्य व्यक्ति, संसद सदस्य पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। आज जिम्बाब्वे और भारत के बीच दूसरा वनडे मैच खेला जाएगा। जिम्बाब्वे 3 मैचों की श्रृंखला में दूसरे एक दिवसीय मैच में हरारे स्पोर्ट्स क्लब में भारत की मेजबानी करेगा। इससे पहले पहला मैच जिम्बाब्वे हार चुका है। तो ये थी तमाम राष्ट्रीय, राज्यवार और अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। साथ ही हमने आपको गतिविधियां बताई और प्रतिबिंब वक्त हो चला है इतिहास के पन्नों को पलटने का। आइए जानते हैं आज के दिन इतिहास में क्या खास घटनाएं हैं दर्ज। 20 अगस्त वर्ष 1977 में नासा ने वॉयेजर 2 अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया। इसे फ्लोरिडा के केप कैनवरल स्टेशन से लॉन्च किया गया। वॉयेजर 2 सौरमंडल के आखिरी छोर तक पहुंचने वाला इतिहास में दूसरा मानव निर्मित उपकरण बन गया है। नासा के वॉयेजर 1 ने 2012 में ही इस सीमा को पार किया था। वॉयेजर 2 को अंतरिक्ष में तारों के बीच की दुनिया के बारे में प्राकृतिक अवलोकन के बारे में भेजा गया है। वॉयेजर 2 नासा का सबसे लंबा चलने वाला मिशन है। यह एकमात्र अंतरिक्ष यान है जो सभी 4 विशाल गैस ग्रहों बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून की यात्रा कर चुका है। 20 अगस्त वर्ष 2014 में बी.के.सी. अयंगर का निधन हुआ। उनका पूरा नाम
बेल्लूर कृष्णमचारी सुंदरराज अयंगर था। उन्होंने पूरी दुनिया को योग के जरिए सेहत का पाठ पढ़ाया। उनकी योग पद्धति अयंगर योग के नाम से प्रचलित हुई। आधुनिक योग के जनक कहे जाने वाले तिरुमलाई कृष्णमाचारी उनके गुरु रहे। टाइम पत्रिका ने वर्ष 2004 में दुनिया के सबसे प्रभावशाली 100 लोगों की सूची में उनका नाम शामिल किया। भारत सरकार ने उन्हें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में वर्ष 2002 में पद्म भूषण और वर्ष 2014 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। जी हाँ, आज का इतिहास और पूरा हेलो इंडिया आप टीवी के अलावा संसद टीवी के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। साथ ही संसद टीवी को ट्विटर और इंस्टा पर भी ये उपलब्ध है। आप संसद टीवी की आईडी को फॉलो कर सकते हैं और साथ ही आप अपने सुझाव हम तक भेज सकते हैं। इसी के साथ चूंकि वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन हर बार जब हम जाते हैं तो आपके लिए कुछ सुंदर तस्वीरें छोड़कर जाते हैं। और चूंकि कल देश भर में प्रतिबिंब जन्माष्टमी का जो त्यौहार है बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया है, तो जाहिर तौर पर इन्हीं तस्वीरों के साथ हम आपको छोड़े जाएंगे। जी हाँ, देश भर से आए जन्माष्टमी पर्व की कुछ खूबसूरत झलकियां देखें और हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। नमस्कार।